नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, जो सर्वोच्च नेता थे उनके, अयतुल्ला खुमैनी, उनकी मौत हो गई है। और लगातार हमले से संबंधित समाचार जगत की सुर्खियां बने हुए हैं दुनिया भर की। और उसमें लगातार खुमैनी की मौत की बातें की पुष्टि हो चुकी है। और लगातार उसके बाद मिडिल ईस्ट की जो राजनीति है, वह भी की दिशा और दशा उसकी क्या होगी, इस पे लेकर भी तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं। और साथ ही अमेरिका इजराइल का जो पूरा एक ये संयुक्त हमला था, और जिस तरह सटीक जानकारियां उनके पास उपलब्ध थी, किस तरह से उन्होंने पूरी जानकारी जुटाई और किस तरह से हमला किया, इस पे भी लगातार लोग अपना अपना आकलन कर रहे हैं और लोग अपने अपने स्तर से उसकी पूरे घटनाक्रम को बता भी रहे हैं कि किस तरह से पूरा हमला डिजाइन किया, किस तरह से हमला हुआ, कितनी सटीक जानकारी उनके पास थी, जिससे उन्होंने जो खुमैनी को मौत की नींद सुला दिया। और आखिरकार पूरी जो दुनिया की वैश्विक राजनीति है, इस हमले के बाद कितनी प्रभावित होगी, इसके क्या निहितार्थ हैं, इसके क्या निष्कर्ष है, और भारत की जो भूमिका है, भारत की भूमिका को लेकर भी तमाम सवाल हैं कि भारत का रुख क्या रहेगा, मिडिल ईस्ट की लेकर, ईरान को लेकर और अमेरिका इजराइल को लेकर। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ चर्चा में शामिल है। उनका परिचय आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ प्रफुल्ल कोलखान जुड़े हैं कोलकाता से, बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ है प्रफुल्ल जी। आप देख ही रहे हैं किस तरह से समाचार जगत में, दुनिया भर के समाचार जगत के अंदर समय ईरान इजराइल का जो युद्ध है लगातार चर्चाओं की सुर्खियों में है। और अयतुल्ला खुमैनी जो उनके सर्वोच्च नेता थे ईरान के, उनकी मौत हो चुकी है। ऐसे में इस पूरे हमले के पश्चात, खुमैनी की मौत के पश्चात, वो जो मिडिल ईस्ट है, जो ईरान की जो राजनीति है, जो सत्ता प्रतिष्ठान है ईरान का, वह क्या किस तरह की भूमिका में आएगा, और इस पूरे हमले के पश्चात जो वैश्विक राजनीति में इसका प्रभाव पड़ेगा, उसे किस तरह से आप देखते हैं? जी, इसके कई पहलू हैं। सभी साथियों को नमस्कार। इसके कई पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक धार्मिक शासन और इसके ईरान के अपनी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, प्रगतिशीलता और कट्टरपंथ आदि आदि को तो अपनी जगह है, लेकिन जिस ढंग से इस वैश्विक परिस्थिति में खमेनी साहब का शासन चल रहा था, वो ईरान के लोगों की अपनी पसंद का हिस्सा था। सबसे पहले तो मैं उनकी शहादत पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि अंततः वह एक ऐसे नेता के रूप में सामने दिखते हैं जो अपने राष्ट्र की संप्रभुता और अपने राष्ट्र के मामले में खुद निर्णय लिए जाने के हमीदार थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर तो खतरा था ही, और ये कहा जा रहा था, कई स्रोतों और सूत्रों से ये बात भी सामने आ रही थी कि वे किसी और देश में चले जाएंगे, किसी अज्ञात ठिकाने में जाकर के छिप जाएंगे। लेकिन खामनेई साहब ने खतरों को भांपते हुए भी यह जोखिम नहीं लिया, यह मंजूर नहीं किया कि युद्ध जैसे कठिन दौर में वे अपने देश को छोड़ करके किसी और देश में जाकर के वहां शरणागत होकर के अपने प्राणों की रक्षा करें, बल्कि अपने मोर्चे पर डटे रह करके उन्होंने प्राणों की आहुति दी। ये निश्चित रूप से उन्हें शहीदों में अमर कर जाएगा। आप उनके शासन से असहमत हो सकते हैं, उनकी नीतियों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनका ये जो जज्बा था और उनके प्रति जो लोगों का सम्मान है, वो तो उनकी हत्या के बाद, हत्या ही कहा जाएगा, उनकी हत्या के बाद इस प्रकार से पूरी दुनिया में इसके लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके पक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि वे लोकप्रिय काफी थे और अमेरिका की नीतियों के शिकार। अब देखिए कि वो शिया समुदाय से थे। आप जानते हैं कि दुनिया में शिया लोग, मुसलमान माने इस्लामिक दुनिया में शिया लोगों की संख्या कम है, 15-20% शिया है, बाकी सुन्नी है। भारत में भी यही स्थिति है कि सुन्नी लोग बेसी हैं, शिया कम है। लेकिन शिया सुन्नी तो उनके आपस के बंटवारे हैं। इंसान तो इंसान को इंसानी नजरिए से देखते हैं, और जो उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता है उस नजरिए से देखते हैं। ये तो उसका शासन का पहलू हुआ। दूसरा, जो वैश्विक परिस्थिति में जो सबसे खतरनाक पहलू है, वो कि कोई देश इतना मजबूत कैसे हो सकता है, इस तरह का आचरण कैसे कर सकता है कि दूसरे देश को इस तरह से डिक्टेट करे। मान लीजिए कि उनका कहना था कि उस परमाणु बम
कुछ न्यूक्लियर एक्टिविटी उनके यहाँ हो रही जो नहीं होनी चाहिए। ये एक सैद्धांतिक बात है, न्यूक्लियर एक्टिविटी कहीं नहीं होनी चाहिए। आपके पास या किसी एक देश के पास न्यूक्लियर हो और दूसरे के पास नहीं हो, तो जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की जो बात बार बार हो रही है, ये तो उस दृष्टि से अगर देखें ये तो बहुत खतरनाक बात। ईरान उसको डेवलप कर रहा है, ईरान के पास अपना कोई उस ढंग का एयर डिफेंस या एयर अटैक एयर फोर्स उसका उतना मजबूत नहीं था, वो मिसाइल की ही से अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करता था। और जाहिर है कि आप उसके मिसाइल की ही ताकत कमजोर करने का समझौते पर हस्ताक्षर करवाने के लिए उसको बाध्य कर रहे थे। वैसे भी ईरान अमेरिका के कई सैंक्शंस को भोग रहा है, यानी कि ईरान से कोई तेल खरीदेगा, ईरान से कोई व्यवसाय करेगा, व्यापार करेगा, उसको पूरी दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश की गई है। बहुत तरह के सैंक्शंस पर लागू थे। उसकी आर्थिक हालत जो खराब हुई थी या कमजोर जो भी हुई थी, उसमें अमेरिका की बहुत जबरदस्त भूमिका है, जिसके कारण लोगों में असंतोष था। एक कई ऐसी बातें हैं जिसके कारण जो जिसने असंतोष पैदा किया, जिसने अभाव पैदा किया, वही अब दाता बनकर के सामने आ रहा है। अशांति का सबसे बड़ा कारण अपने आप को शांति का दूत कहता है, ब्रोकर ऑफ पीस। इससे बड़ी वो वैसे भी बोल रहे जिसको युद्ध नहीं बोल रहे, इसको युद्ध नहीं बोल रहे। पीस थ्रू स्ट्रेंथ, शक्ति के माध्यम से शांति। कनपट्टी पर रख दे बंदूक की नली, पिस्तौल और कहे कि मुस्कुराओ, ताकत से मुस्कान। तो ये इनकी नीति है। अब दुनिया पर इसका क्या पड़ेगा? दुनिया पर इनका जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं इनके, जिसमें 88 होते हैं इनके ग्रुप में, 88 लोग होते हैं, वे लोग मिलकर के चुनाव करेंगे अपने सुप्रीमो का, मैंने सुप्रीम लीडर का। वहां भी राष्ट्रपति भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं और सुप्रीम भी होते हैं। तो जो सुप्रीम लीडर हैं उनके वो करेंगे, उनको उनका चयन करेंगे। उसके बाद क्या नीति होती है। लेकिन इस बार इस बीच क्या ईरान बैठा रहेगा? ईरान की आबादी लगभग 9.5 करोड़ 10 करोड़ की आबादी है। पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान ने हिला दिया, थरथरा रहा है मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट के लोगों ने, जो जाहिर है वहां इस्लामिक शासन भी है, मिडिल ईस्ट के देशों ने कई बार भीतरघात भी किया है। बाहर से वे कुछ करते रहे हैं, भीतर से उन्होंने अमेरिका के साथ हाथ मिला करके कुछ किया है। और जैसा कि आप भी कह रहे थे कि इतना एग्जैक्ट एक्यूरेट इंटेलिजेंस इनपुट बिना भीतर के लोगों को हो नहीं सकता। तो वो सब किया गया इस युद्ध में। ये भी देखा जाएगा इस युद्ध के साथ कि वैश्विक मैत्रियों का, वैश्विक नेताओं के पारस्परिक आश्वासन का, उनकी केमिस्ट्री का, उनके रिलेशंस का वास्तव में क्या अर्थ होता है। डिप्लोमेटिक इरादों का वास्तव में क्या महत्व है, क्या असर होता है, कितने भरोसेमंद होते हैं। पिछली बार भी ऐसे हुआ था कि जब बीच बातचीत में इजराइल ने हमला कर दिया था, पीछे से अमेरिका खड़ा हो गया कुछ दिन के बाद। इस बार तो उतनी भी शर्म नहीं बची, इधर वार्ता भी जारी है, उधर आपने हमला कर दिया। अब खतरा क्या है? खतरा यह है कि क्या दुनिया किसी तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर जा रही है? उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका की सत्ता पिपासा या धन पिपासा यहीं तक सीमित रह जाएगी? उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस ढंग से उठाया और यहां जिस ढंग से हत्या की, ये आगे नहीं बढ़ेगा। दुनिया भर के शासनाध्यक्ष डरे हुए हैं। पता नहीं मेरा ये कहना ठीक होगा नहीं होगा, लेकिन उनके शक्ल सूरत से लगता है कि उनमें खामनी जैसी सहन शक्ति या खामनी जैसा धैर्य और साहस तो किसी के चेहरे पर दिखता नहीं है।
तो इस बदलती स्थिति में दुनिया के लोग क्या करेंगे? रूस और चीन क्या करेगा? भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? अन्य विश्व संस्थाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? अभी यह पढ़ा जाना है, अभी यह पढ़ा जाना है। अभी तो जवाबन हमले होते रहेंगे। हमले अगर रुक भी जाएं किसी तरफ से, तो भी युद्ध के समाप्ति होने की सूचना नहीं हुई, क्योंकि ऐसा घाव हुआ है, मुझे लगता है कि इसकी प्रतिक्रिया होगी, जबरदस्त होगी, हो रही, तुरंत ही हो जाए यह जरूरी नहीं है, लंबे समय तक रिसने वाले घाव की तरह है। अमेरिका की ताकत जोर जबरदस्ती फिर उसकी क्रूरता, उसकी निर्ममता बदली हुई परिस्थितियों में फिर से सामने आ गई है। हम लोग ये मानते थे कि ईरान इराक नहीं है और सद्दाम हुसैन से अधिक लचीली और दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले हैं खामने, तो ये अधिक दिन तक उसका मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन हमें पता नहीं था कि बदली हुई तकनीक में और बढ़ती हुई क्रूरता में, बढ़ी हुई तकनीकी शक्ति और क्रूरताओं में ऐसा गठजोड़ हुआ है, तो इस तरह की घटना हुई है। अब ये कहां कहां दोहराए जाएंगे? अब सामने ईरान इराक है, क्या ताइवान का लोभ इतना जबरदस्त रहेगा और भरोसा रहेगा कि चीन इधर से आंख मूंदे रहे विश्व में बदलती हुई इस परिस्थिति से? मैं नहीं कहता कि भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल में जाना और उसके तुरंत बाद इसका हमला का चलाया जाना, उसमें आपस में कोई संबंध है, लेकिन हो भी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऐसे कठिन समय में वहां की यात्रा और वहां से जाकर के अब उनकी क्या भूमिका हुई, क्या अदा किया। लेकिन अगर पूरी दुनिया में इसको उस ढंग से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि इजराइल के बसते समय महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि उसे एक राष्ट्र घर चाहिए, लेकिन बात सही है, लेकिन वो जहां है उसी को अपना राष्ट्र बनाकर रहे। यहूदियों के बारे में उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी ऐसा आदमी कहा था। मार्क ट्वेन की टिप्पणी थी कि जब एक देश कोई हासिल करे न करे, पूरी दुनिया ये उम्मीद करती थी और एग्रीमेंट का पार्ट था कि फिलिस्तीन में रहते हुए भी वो शांतिपूर्वक रहेंगे, कोई राजनीतिक खुराफात नहीं करेंगे, कम से कम अरब में नहीं करेंगे। लेकिन सारे वायदों को इन्होंने तोड़ा। मैं फिर कह रहा हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के जैसी स्थितियां हैं। हमारे सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई, उसमें नेता लोग कह रहे हैं कि संयम से काम लीजिए, धीरज से काम लीजिए। भारत सरकार भी यही कह रही है और ये एक बहुत अच्छा स्टैंड है कि धीरज से काम लीजिए। जिसने जान गंवाई है उसके लिए इससे बड़ा उपदेश और क्या हो सकता है कि धीरज से काम लीजिए, ईश्वर आपको दुख सहने की शक्ति दे। कल ही ये भगवान से, अपने गॉड से इस कठिन घड़ी में अमेरिका शक्ति मांग रहा था, उसे शक्ति मिल गया, शक्ति मिल गई अमेरिका को, और अमेरिका ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया। पूरी दुनिया इस समय में स्तब्ध है, गम में है। और जो मदारी की भाषा में जो इसका विवेचन कर रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि ये वास्तविक युद्ध है, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। तो अभी इसका असर होना बाकी है। जी बिल्कुल ठीक बात है। क्या असर होगा इसका पता चलेगा आने वाले समय में। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात आपने ये कही कि भारत का जो रोल है इसमें, भारत की जो भूमिका है, भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए। क्योंकि तमाम तरह की बातें लगातार भारत के रूप को भी लेकर कही जा रही हैं, क्योंकि ईरान ने कई बार हमारा समर्थन भी किया है यूएन के अंदर की जब पाकिस्तान का मसला कुछ आया, और तेल भी हमारा एक बड़ा उससे एक व्यापार रहा है तेल का हमारा, और मतलब बहुत सारी चीजों में ईरान के साथ हमारी मित्रता भी रही है और अच्छी मित्रता रही है, और अच्छे उनके व्यापारिक समझौते हमारे देश के ईरान के साथ रहे हैं। ऐसे में इजराइल के साथ जिससे प्रधानमंत्री मोदी की, खासकर बीजेपी इस वाले जो कार्यकाल है मोदी जी के नेतृत्व वाला, उसमें जिस तरह नीतियां बदली, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री थे देश में,
देखिए, इजराइल के प्रति उनकी नीतियां और मोदी जी की नीतियां दोनों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। वो ऐसे तनावपूर्ण माहौल में यात्रा करना इजराइल का, जैसे आपने भी कहा मोदी जी के द्वारा, उसमें भी लगातार शंका भी लोगों ने व्यक्त की कि ऐसे कठिन समय में, ऐसे तनावपूर्ण माहौल में क्या जरूरत थी उन्हें वहाँ इजराइल जाने की। तो ऐसी तमाम जो परिस्थितियां दिखाई देती हैं, जो तमाम अनुमान सभी लोग आ रहे हैं, आपका क्या अनुमान है? आप किस तरह से आकलन करते हैं पूरे मोदी जी की विजिट का इजराइल में, तनावपूर्ण माहौल के अंदर? और ईरान इजराइल का जो अटैक हुआ उसके ऊपर भारत की नीतियां क्या होनी चाहिए? भारत की किस तरह से आने वाले समय में आगे बढ़ना चाहिए ईरान इजराइल को लेकर, क्या लगता है? देखिए, आपकी जो बातचीत है, चिंता है, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि भारत की ईरान नीति कैसी होनी चाहिए थी, क्योंकि अब खामेनी की हत्या के बाद ईरान की स्थिति भी वही नहीं रह गई है और भारत की भी स्थिति वही नहीं रह गई है जो हत्या के पहले थी। मैं कह सकता हूं कि पूरे विश्व की राजनीति में राजनीति का स्वरूप वही नहीं रह गया है जो खामेनी की हत्या के पहले थी। खामेनी विश्व में कितने बड़े कदकाठी के नेता थे यह अलग बात है, लेकिन जिस तरह से और जिस निर्दयता पूर्वक एक राष्ट्र शक्ति ने उनकी हत्या की है, यह बहुत बड़ी घटना है और तमाम देशों को इस विषय पर सोचना चाहिए। खुद अमेरिका के नागरिक भी सोच रहे हैं। तो क्या नीति रहनी चाहिए थी दुनिया की, भारत की, और अब क्या नीति होनी चाहिए? ये दो बहुत गहरे सवाल हैं। भारत पारंपरिक रूप से ईरान और भारत काफी नजदीक रहा है, एशिया के देश हैं, तो हमारी भौगोलिक दूरी भी उतनी नहीं है अमेरिका की तरह। तो ईरान की नीतियां, चूंकि भारत में भी बहुत सारे मुस्लिम आबादी बहुत सारी है, हमारी धर्मनिरपेक्षता के प्रति और धार्मिक दुराग्रहों से बचाने में भी कई बार ईरान ने भारत का साथ दिया है। जो इस्लामिक कंट्रीज की बैठक में उसने हमारे पड़ोसी देश का साथ नहीं दिया, कई मामले में खामोशी अख्तियार किया, कई मामलों में तरजीह नहीं दी। व्यापारिक स्तर पर हमारा उनसे बहुत अच्छा संबंध रहा शुरू से लेकर के, कभी ऐसा नहीं हुआ। और अब ब्रिक्स के बाद तो व्यापारिक स्तर पर हमारी स्थिति तो बहुत खराब हो जाएगी ना। चीन इस बात पर सोचे कि चिकन नेक भी इस तरह से फंस जाएगा, समुद्र भी फंस जाएगा, तो भारत का रास्ता तो बहुत लंबा हो गया ना। तो अब सब कुछ व्यापार के आधार पर तो तय होगा। पोर्ट हमारे हाथ से चला ही गया है, तो ईरान भी अभी काफी उथल पुथल में है और भारत की भी अपनी अंदरूनी राजनीति बहुत उथल पुथल में है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के, इस स्तब्धता से निकलने के लिए सभी अपने अपने कार्ड अपनी अपनी छाती में चिपकाए हुए हैं। इसलिए अभी जो भारत सरकार की अभी की जो नीति है इस हत्या के बाद की, वो तो सही ही लग रही है कि देखो और सतर्कता पूर्वक देखो और फिर अपनी नीतियां निर्धारित करो। लेकिन जो विश्व 3 भाग में बढ़ जाएगा, इजराइल अमेरिका के गठजोड़ में भारत रहेगा या फिर चाइना रूस नए सिरे से अगर कोई अपना ये बनाते हैं तो उसमें भारत रहेगा। लेकिन भारत की स्थिति यह है कि भारत ने अपनी विश्वसनीयता खो दी। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारत पर लोग विश्वास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। संबंध तो बराबरी और संबंध में सम्मान का होना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही इसे हम ऑब्जर्व करते रहे कि विश्व में सम्मान हमारा कम होता जा रहा है, हमारे प्रति लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है, क्योंकि उसमें हमारी अंदरूनी राजनीति का भी हिस्सा है।
तो ऐसी स्थिति में भारत के पास अभी ईरान की नीति के साथ साथ घरेलू नीति भी ये होनी चाहिए कि अपने घरेलू राजनीतिक समस्याओं को शांत करे, निपटाए, आपसी संबंधों की बहाली करे, और ये बड़ी परिस्थिति में पूरी दुनिया में भारत को स्टैंड कराने के लिए, क्योंकि इस समय में चाहे कोई भी देश हो, वो अपने अपने राष्ट्रीय हितों को, सब हर लोग अपने को फर्स्ट कहते हैं, अमेरिका फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, ईरान फर्स्ट, सभी फर्स्ट होते हैं, क्लास में सभी फर्स्ट तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन हमें अपने दुखों के साथ जीना सीखना होगा। और भारत सरकार को बहुत गंभीरता से, क्योंकि सरकार के लेवल पर, व्यक्ति के लेवल पर नहीं, अगर वो उनको कंफर्टेबल लगता है ईरान और इजराइल के साथ, पता नहीं कौन सा केमिस्ट्री बन गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनके साथ भारत का रहने में भारत का हित है। लेकिन अब जिस फांस में फंसे हुए हैं, अगर फंसे होंगे तो, जिस फांस में फंसे हुए हैं उस फांस में तो निकलने का कायदा भी उन्हीं को सोचना है। बड़े बड़े दिमाग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन भारत को, ये भारत के अनुकूल नीतियां नहीं बन रही हैं। भारत के अनुकूल नीतियां नहीं बन करके अगर अमेरिका के अनुकूल भारत की नीति बनेगी, या इजराइल को सूट करने लायक बनेगी, या किसी भी देश के सूट करने लायक अगर भारत की नीतियां बनेगी, तो निश्चित रूप से हम भारतीयों के लिए वो खतरनाक है। हमारी अपनी जो कई समस्याएं, ये बजट का महीना है, देखते देखते सामने आ जाएगा। तो भारत की नीति अगर इस समय में है तो यह भी सही है कि वो देखें, लेकिन बहुत सतर्कता पूर्वक देखें और तेज नजर बनाए रखें, और सही समय पर सही पहल करें। वैश्विक स्तर पर जो भी गहमा गहमी हो रही होगी, अभी भीतर पानी उबल रहा होगा। अभी कई प्रेशर कुकर एक साथ एक्टिव होंगे, जो ऊपर से शांत दिख रहे हैं, लेकिन भीतर जिनकी भारी खलबलाहट है, और वो कभी भी सीटी मार सकते हैं, विस्फोट कर सकते हैं। तो इसलिए देखो, इंतजार करो कि ही नीति अभी होगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जो बेहतर होगा वो करेंगे जी। हमारी भी नजर इस पर बनी, इसको भी अपने समझने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन एक नई स्थिति तो उत्पन्न हो गई है जी। बिल्कुल सही बात है, नई स्थिति का निर्माण हो रहा। अच्छा, जो पूरा आपने जैसे चीन की अगर बात करें, चीन भी, क्योंकि वो रूस का जो गठजोड़ है, वह भी लगातार ईरान के समर्थन में खड़ा था। ऐसे में ईरान में जो इस तरह बड़ा घटनाक्रम घटित हो गया है, उनके जो सर्वोच्च लीडर थे, उनकी हत्या कर दी गई है, उनकी मौत हो गई है। ऐसे में जो एक तो नया, जो वहाँ पे सर्वोच्च लीडर जो भी उसका चयन होगा ईरान के अंदर, वो सत्ता प्रतिष्ठान का जो रुख होगा, उस सत्ता प्रतिष्ठान की जो पूरी नीति होगी, क्या वह अमेरिका परस्त हो जाएगी, या अमेरिका के विरोध में वो वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे खुमैनी खड़े हुए थे? और जो रूस चीन का जो गठजोड़ है, उसकी भूमिका इस समय वैश्विक स्तर पर ईरान के साथ किस तरह से दिखाई देती है? ये बहुत दिलचस्प और गहरा सवाल है, लेकिन मुझे जो लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में ये बातें साफ होगी, लेकिन फिर भी जो लगता है ऐतिहासिक अनुभव, परंपराओं के आधार पर, कि जो सत्ताधीश हैं, यानी कि खामेनी साहब की हत्या हुई है, सत्ता का चेहरा बदल जाएगा, रिज्म नहीं बदलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जो अमेरिका की कोशिश थी कि वहां सत्ता परिवर्तन ही हो जाए, उनके पक्ष के किसी व्यक्ति को गद्दी सौंप दी जाए, क्या उसको कुछ सफलता मिलेगी? नहीं, वही कह रहा हूँ कि वो सत्ता में चेहरा में कोई आए, लेकिन रिजिम नहीं बदलेगा, ऐसा लगता है। यानी कि जो भी आएगा वो अमेरिका के अनुकूल, सुविधा के अनुकूल नहीं होगा, इसलिए कि एक तो इतना जनाक्रोश वहां पर है, और दूसरी बात है कि जिस ढंग से खामेनी की शहादत हुई, अगर अमेरिका ने वक्त दिया होता तो हो सकता है कि वहां की जनता ने परिवर्तन किया होता। लेकिन अभी अगर वो किसको बनाएंगे, इतना बड़ा कांड अमेरिका ने किया है, अब प्रो अमेरिका अभी होना बहुत मुश्किल है। प्रो अमेरिका होने का मतलब है इजराइल के सामने सरेंडर करना। इसीलिए बहुत इमोशनल समय है, रमजान का महीना है, और जिन लोगों ने अगर कोई भीतरघात किया है तो उनके भी आत्मावलोकन का ये समय होगा। इसलिए ये कहना कि नहीं ये प्रो अमेरिका हो जाएंगे, मुझे मुश्किल लगता है। अभी जो इनके 88 जो इनके ये होते हैं, असेंबली होती है उनके एक्सपर्ट्स की, वे अपना लीडर चुने, उसको जाहिर करेंगे।
मुझे नहीं मालूम, ये थोड़ी भीतर की बात होती है कि 98 लीडर्स में कौन है, कैसे हैं और वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। इतने भीतर की पहुंच मेरी नहीं है, खबर नहीं रहती है। लेकिन हाँ, मैं वैश्विक परिस्थितियों के अंदाज में देखते हुए ये मान सकता हूं कि वे लोग डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। इसलिए अमेरिका ने खामनेई के मारने के बाद भी अमेरिका अपना मनोरथ नहीं सिद्ध कर पाएगा, अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और अभी और भी शायद कई बुरी खबरें हमारे सामने आए, अभी बुरी खबरों की भी श्रृंखला आ सकती है, हमें उसका भी इंतजार करना होगा। कम से कम 2-4-10 दिन तो इसको, पानी को स्थिर होने में लगेगा, अभी कोई छवि दिखती नहीं। जी बिल्कुल ठीक बात है कि हमें समय लगेगा। अच्छा, कार्यक्रम अंत में आते हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि जैसे अमेरिका अपनी जो पूरा सैन्य प्रदर्शन, शक्ति के प्रदर्शन उद्देश्य मिडिल ईस्ट में किया है, उसको वह जायज ठहराता है और लगातार इजराइल ये कहता है कि परमाणु जो उनका कार्यक्रम है वह पूरा हमारे लिए बड़ा घातक साबित होगा, इसलिए वह उसको रोकने के लिए उन्होंने पूरी कवायद की है। ऐसे में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, पुतिन का भी रुख ये है कि जेलेंस्की को नाटो को हमारी सीमा तक लेने का जो उनका प्रयास है वो हमारे लिए, हमारी संपूर्णता के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। और चीन भी ताइवान को लेकर लगातार एग्रेसिव भी रहता है। ऐसे में क्या उन्हें और मौका मिलेगा ऐसे देशों को भी अपने प्रभाव आगे बढ़ाने का, अपनी शक्ति दिखाने का? वो भी अमेरिका जैसे कहता है वे भी कह दे सकते हैं इस बारे में। तो उससे क्या वैश्विक संतुलन में बहुत बड़ा मतलब चेतावनी आने वाले समय के लिए? देखिए, अब ये तो बड़ा ये प्रश्न है, इंतजार तो हमें करना होगा। अभी देखिए कि इसमें सबसे पहली नजर तो मेरी ये रहेगी कि मैं देखूं कि यूक्रेन के साथ रशिया का क्या संबंध बनता है, उस फ्रंट पर क्या कार्रवाई होती है, वो उसकी क्या गति होती है। तीसरा फ्रंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो खटपट तय हो गया, उसमें अभी तक चीन ने कोई स्टैंड नहीं लिया मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से। अभी रूस का क्या है, यह नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान का स्टैंड इसलिए महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान का कि अफगानिस्तान में पहले जान छुड़ा करके अमेरिका वापस आया तालिबानी लड़ाकों के हिस्से, और वे अभी जिस पाकिस्तान को चीन ने कहा था कि पाकिस्तान की संप्रभुता चीन की हिफाजत में है, चीन केयर करेगा, उस पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का जबरदस्त हमला है। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की संप्रभुता के पक्ष में चीन कितना खड़ा होगा, क्या नीति लेता है, और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रूस यूक्रेन में क्या करता है, और नाटो के देश, यूरोपीय संघ किस प्रकार ट्रंप महोदय के साथ खड़ा होता है, ग्रीनलैंड पर क्या बयान आता है। तो ये कई फ्रंट हैं, मैंने कुछ उदाहरण दिया, ये कई फ्रंट हैं। वेनेजुएला तो खामोश हो गया, अब तेल की खेप कैसे शुरू होती है, ईरान के तेल को बेचने का हक कौन लेता है, हर्मुज जो चिकन नेक है हर्मुज का, वो खुलता है कि नहीं खुलता है तो किन शर्तों पर खुलता है, कितना खुलता है, कितना नहीं खुलता है, या वहां की क्या स्थिति। भाई हमारा तो दुनिया का 20% फ्यूल ईरान से सप्लाई होता था, भारत का तो 80% आता था, ऐसा बताते हैं लोग। हालांकि वो रूस से आने लगा था, रोक दिया गया उसके बाद ये स्थिति भी। तो अभी क्या होता है ये देखने की जरूरत है। तो अभी दोनों तरफ से, अभी दोनों ही तरफ की शक्तियां हाँप रही है, तो जल्दी ही सब। जी बिल्कुल ठीक बात है कि स्थिति इतनी एकदम से वैश्विक परिस्थितियां जो बदल रही हैं, उसको कुछ भी अभी अनुमान लगाना आने वाले समय में क्लियर होगा पिक्चर पूरी, क्या स्थिति बनती है, किस तरह दुनिया करवट ले रही है और किस तरह से पूरी खेमेबंदी दिखाई देती है। अच्छा, अंतिम एक टिप्पणी और चाहूंगा आपसे, तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जितनी भी तमाम तरह की, चाहे वो यूएन है, चाहे तमाम तरह की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वह क्या वह शक्तिशाली राष्ट्रों के आगे बेबस हो चुकी हैं, बेईमानी हो चुकी हैं?
क्योंकि ट्रंप तो जिस तरह से व्यवहार उन संस्थाओं के प्रति करते हैं और लगातार जिस तरह से कि एक दादागिरी वाले स्टाइल में, तानाशाही वाले स्टाइल में ट्रंप अपना व्यवहार पूरी दुनिया के ऊपर थोप रहे हैं, क्या उससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अस्तित्व खत्म हो चुका है, बेमानी हो चुकी है, उनका कोई मतलब नहीं रह गया, क्या लगता है? देखिए, ये जो है वो तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति विंसन थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसकी कामना की थी, इसको बनाया था, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन जिनको बोलते हैं। तो इसको इसलिए बनाया था कि भाई ये इस ढंग से रहें तो आपस में पूरी दुनिया में शांति रहे, इसके लिए इसको किया गया। और आप जानते हैं कि ये जो महायुद्ध थे उसके समय में हर समय में ये क्या नाम है, डेमोक्रेट्स ही राष्ट्रपति रहे हैं। तो उन्होंने जब इस युद्ध में भाग लिया था तो उन्होंने कहा था जरूर कि ऐसी संस्थाएं बनाई जाए जो, और बाद में उनका ट्रूमैन की पॉलिसी आई कि कम्युनिज्म का प्रसार नहीं हो, इसलिए ये वैश्विक संस्थाएं बनी थी। तो वैश्विक संस्था को तो चुनौती रूस के रहते मिल गई, सोवियत संघ के रहते मिल गया था ना, लगातार मिल रहा था, बल्कि उसने सोवियत संघ को भी ये किया जिस ढंग से इराक का हुआ। तो अमेरिका को कोई ऐसी शक्ति नहीं चाहिए। देखिए, दो तरह की स्थिति होती है। एक तो स्थिति है आपको अपने घर में डेमोक्रेटिक हो, अपनी पार्टी में डेमोक्रेटिक, और दूसरा होता है कि बाहर में आप डेमोक्रेटिक, भीतर भी हो बाहर भी हो। हमारे जैसे देश में क्या होती है स्थिति कि हम घर में बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं, लेकिन बाहर वालों से हम डेमोक्रेटिक होने की उम्मीद करते हैं, वहां जाके हम डेमोक्रेटिक होते हैं। अमेरिका में उल्टा है। अमेरिका अपने घर में बहुत डेमोक्रेटिक है, बहुत मानवीय है, मानवाधिकार संपन्न है। बाहर में उसको इसकी चिंता नहीं रहती है, बाहर में कोई डेमोक्रेटिक नहीं है। तो ये उसकी नियति है, इसीलिए वहां वो किसी मूल्य का प्रावधान नहीं करता है। तो ये जो वुडरो विल्सन थे जिन्होंने सोचा इस बात को कि दुनिया में कम्युनिज्म के प्रसार के लिए, लोगों की शांति के लिए, क्योंकि देखिए इसमें मैं लीग ऑफ नेशंस फेल कर चुका था और वह युद्ध नहीं रोक सका था। तो उन्होंने एक मजबूत करने के लिए और पैसा और हथियार दोनों के बल को आगे बढ़ जाए। आज वैसी स्थिति नहीं है। तो ये 1913 से वो रहे वहां पर, क्या बोलते हैं, 1921 तक वहां के जो राष्ट्रपति थे, उसके बाद रूजवेल्ट थे, वो उस कठिन दौर में ये सब जो राष्ट्रपति थे उन लोगों ने वैश्विक संस्थाओं को बनाया था। और अब जो है सो उसकी कोई जरूरत नहीं है। और जो ट्रूमैन थे, ट्रूमैन की चर्चा मैंने पहले की, ट्रूमैन का पॉलिसी भी है, हम जानते हैं ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन जो वहां के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने इस तमाम को एक मूर्त रूप देने की बड़ी कोशिश की थी और उनका पॉलिसी भी था, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन यही है कि कम्युनिज्म के प्रसार को रोकना है। तो उसके साथ उसकी जरूरत थी, लेकिन अब लगता है कि उसकी जरूरत उसको है नहीं और लगातार वो डिफंक्ट होता गया है। वो बहुत तरह की चीजों से उसने अपना नाम वापस ले लिया है, वैश्विक संस्थाओं से अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका एक बड़ी शक्ति है तो उसके सहारे ये संस्थाएं चलती थी। उसका एक प्रकार का यह दातव्य था, एक कह लीजिए संस्थाएं थी कि भाई यहाँ लो और अमेरिका डाला है तो उसकी बात को मान लो। तो वो सब तो खत्म हो गया। और अगर नए तरीके से कोई अगर इस प्रकार के ब्रिक्स या इस तरह की चीजें बनाने की कोशिश भी करता है तो बनने नहीं देता है, हथियारों से बात करने लगता है और दूसरे तरह की धमकी देता है। क्यों हुआ? ब्रिक्स का कोई अपनी मुद्रा क्यों नहीं आ पाई? अपने पैसों में आप व्यापार नहीं करने देंगे, आपको डॉलर की जो डॉलर का डोमिनेशन रखना ही हो। तो ये सब कई चीजें बात करेंगे हम आगे भी, अभी तो शुरुआत है इसमें। जी ठीक बात है, सही बात है कि आने वाले समय में हम लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे कि किस तरह से। लेकिन अब वैश्विक उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वैश्विक संस्थाओं की जरूरत इसलिए हुई थी कि रूस या कम्युनिज्म के प्रसार को रोका जाए। अब उसके कोई खतरा नहीं है। तो ये FTA जाएंगे, BTA जाएंगे, अपने अपने संघ बना करके उससे एग्रीमेंट करेंगे, ये
अपने अपने स्तर पर निपट लें, कहीं एक की जरूरत नहीं है। WTO देखिए ना कैसे खत्म हो गया। WTO रहता है तो फिर BTA करने की क्या जरूरत है, वैश्विक स्तर पर होता है, तो कोई संयुक्त रेगुलेटरी स्थिति नहीं है दुनिया में। जी ठीक बात है। तमाम तरह की खेमेबंदी अलग अलग तरीके से सामने आ रही है दुनिया में। तमाम तरह के ग्रुप जो हैं नए तरह से डेवलप हो रहे हैं दुनिया के अंदर, और जो आने वाले समय की वैश्विक परिस्थितियां किस तरह से उसमें करवट पूरी बदलेगी दुनिया, उस पर भी लगातार चर्चा करते रहेंगे। इस युद्ध के क्या परिणाम सामने आएंगे, किस तरह से माहौल बदलेगा मिडिल ईस्ट का, या अमेरिका इसराइल और ईरान के बीच में किस तरह से परिस्थितियां क्या कुछ सुधरेंगी या और ज्यादा भयावह स्थिति उनकी होगी। तमाम सवाल है पूरी दुनिया में इस समय। इन्हीं सब बातों पर चर्चा हम लगातार आगे भी करते हैं और इन शब्दों से चर्चा को विराम भी देते हैं। और आपने जिस तरह पूरे विषय को परिभाषित किया, बताया है क्या इसके इफ एंड बट है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं आप पे बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे भी आग्रह करता हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही सवाल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इस चैनल की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। एक आग्रह और हमारा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से हमें पता चलता है कि हमारी चर्चा को कैसी लग रही है। आपको सुझाव देना चाहते हैं वो भी दीजिए, क्योंकि सुझाव से हमारा मार्गदर्शन होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। और एक आग्रह हो रहा है कि संवाद इंडिया यूट्यूब सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन में दबाएं। इस चैनल की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। और अपने सभी को भी हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, और जितना आप इसका प्रसार कर पाएंगे हमारे लिए उसका बड़ा आपका बड़ा सहयोग हमें प्राप्त होगा। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।